हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर चैप्टर 2 में आज हम करवाएंगे संविधान निर्माण। ये जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो का बुक है, मतलब पॉलिटिक्स का 9 क्लास का टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस का, उसका है। तो चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 है ये और डिटेल एनालिसिस है यूपीएससी के लिए। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण कैसे होता है और कैसे हुआ, सब कुछ क्या क्या हुआ था, तो कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड हुई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी का है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो एनसीईआरटी कितना इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए ये तो सभी को पता होगा, और दिन ब दिन यूपीएससी जो भी पैटर्न चेंज कर रहे हैं वो सब बेस्ड है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बयान कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इसको, क्योंकि एनसीईआरटी ही मेन चीज़ है जो आपको यूपीएससी में पास करवा सकती है, क्योंकि इसी से बेस तैयार होगा। क्योंकि लोग अक्सर स्टैटिक बुक पढ़ना शुरू कर देते हैं, बेस तो क्लियर करते नहीं हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम तो वहीं पर गंवा देते हैं, लेकिन उनका बेस क्लियर भी नहीं हो पाता है। और यूपीएससी कहाँ से निकलेगी जब बीएससी नहीं क्लियर होगा आपका। तो इसको हम पढ़ेंगे और अब मैं आपको दिखाऊंगी इसमें जो है यूपीएससी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन, आप कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संविधान का निर्माण क्लास 9 का एनसीईआरटी चैप्टर 2। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर संविधान का निर्माण। तो यूपीएससी में तो भाई ये तो लक्ष्मीकांत में भी आपने पढ़ा होगा ना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो लक्ष्मीकांत में भी चैप्टर है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो ये है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया गया था लोकतंत्र लोकतांत्रिक क्या होते हैं, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम पढ़ेंगे आगे। तो नेल्सन मंडेला हैं, ये इनका चित्र दिया गया है। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। ये नेल्सन मंडेला का एक कथन है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यह नेल्सन मंडेला का कथन है, जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंग भेद से चलते वहीं शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी थी। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। तो कहाँ पर रखा गया था उनको रखा गया था रोबेन द्वीप पर लगभग 28 साल तक। बताइए, अगर आपको जेल में 28 साल रख दिया जाए तो आपकी तो वो आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही ख़त्म हो गई है। तो ये केवल सेडिटेशन का चार्जेस लगा के उनको अंदर किया गया था। तो रंगभेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड, जिससे तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है खतरा। क्या लिखा है? खतरा देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको ये चेतावनी दी गई। ऐसा तो 1953 में रंगभेद का दौर था। तो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष क्या हुआ? रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह से हथियारों और ज़ोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। तो भारत को कैसे मतलब गुलाम बनाया गया था ये तो आपको पता ही होगा। उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में तो और बर्बर कंडीशन थी। तो यहाँ पर देखते हैं, भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति में ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 और उन्हें क्या कहते हैं? अश्वेत कहते हैं। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरे के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे।
इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। रंगभेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर भी वहाँ पर काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्य, समुद्र तट, तरणताल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग-अलग इंतजाम थे। तो आपको पता होगा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही ट्रेन से धक्का देके नीचे उतार दिया गया था, क्योंकि अश्वेत मतलब थे वो। इसे पृथक्करण या अलग-अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरे के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जाने दे सकते थे। तो अश्वेतों को संगठन बनाने और भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए। उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। तो नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाएं। अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उनके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। तो डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जूलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड, इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से भेदभाव होते थे। तो एक नए संविधान की ओर, तो रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब रोज जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती। इसलिए गोरी सरकारों ने अपनी नीतियों के बदलाव करने शुरू कर दिए। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया और राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया। कब? 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को। और दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। कौन? दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुल गया। ये सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुँह से यह जाने। तो उन्होंने कहा, ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांति ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था। वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्ल तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों साथ-साथ बैठे। तो यहाँ पर देखेंगे आज का दक्षिण अफ्रीका है तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच और को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कई सभी रंग के नस्ल के लोग अब साथ मिलकर रहते हैं। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। तो ये आगे दिखाया जाएगा आपको। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम
दक्षिण अफ्रीका के तो ये काम जो है दक्षिण अफ्रीका लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ये बात कही गई, दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। तो क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्ष समानताएं और असमानताएं बताएं। तो यहाँ पर कुछ होमवर्क है आपका। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध कैसे, नेतृत्व गांधी मंडेला में क्या फ़र्क है? संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संघर्ष का तरीका कैसा है? उपनिवेशवाद का चरित्र कैसा है? तो हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? चलिए, ये तो मेन पॉइंट यही है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। तो हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले, है ना, दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों साथ ही साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से समझौता न हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और विशेषाधिकारों की भी चिंता थी। फिर क्या हुआ? लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई उन्हें लिखित पढ़त में ले लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उनको मानने की बाध्यता रहे। तो यही तो है संविधान ज़रूरत, इसीलिए दस्तावेज है एक संविधान। तो भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होती है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों का अधिकार भी शामिल है, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन्हें आसानी और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। तो दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों को इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि वे नियम उनसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार उनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका का ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और काले जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फ़र्क रहता है। लोकतंत्र शासन प्रणाली हो या ना हो, दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती है। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की ज़रूरत होती है ना। तो संविधान लिखित नियमों का ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोग, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है। जैसे पहला काम तो ये करता है कि विभिन्न तरह के लोगों के बीच भरोसा और सहयोग विकसित करता है।
दूसरा यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा, कैसे फैसले लेने होंगे, अधिकार क्या होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा भी तय करता है, हमें बताता है कि नागरिक के क्या अधिकार हैं। चौथा यह है कि उन्हें अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान होना ज़रूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। तो यहाँ पर हम देखेंगे भारतीय संविधान का निर्माण। तो वल्लभ भाई पटेल का चित्र देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया कॉर्नर में। ये है वल्लभ भाई पटेल और ये 1875 से 1950 तक इनका जन्म से है। गुजरात अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। वकील और बरदोली किसान सत्याग्रह के नेता भी थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री भी थे। तो दक्षिण अफ्रीकी की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। कहाँ से? गुलाम की हैसियत से निकल के नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारी बाहरी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को आज़ादी दे दी थी कि भारत पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। तो सरोजिनी नायडू को भी देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश कवयित्री थी, लेखिका थी, राजनीतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी थी। तो ठीक है, जब भारत कई क्षेत्रों में डिवाइड था तो इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। जैसे जो कुछ रियासतें मिली नहीं थी जिनका विलय करना भारत में बहुत मुश्किल था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतनी सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था कि जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान भविष्य की चिंता थी। तो संविधान निर्माण का रास्ता क्या था? संविधान निर्माण का रास्ता क्या? तो सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। और दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अब समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए थे, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नए राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायक का गठन किया वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को संस्थाएं व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया। जैसे 1935 का भारत सरकार कानून
है ना, 1935 का सबसे बड़ा दस्तावेज था ना, आपको याद है, पढ़ा होगा आपने। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुँचाया। हमारे नेताओं ने इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों और ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज, अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे, लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वह यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ भारत के लिए उपयुक्त होगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। तो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद को देख सकते हैं। उनका जन्म 1888 में हुआ था और 1918 में डेथ हुई थी। ये सऊदी अरब शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम अग्रणी भूमिका निभाई थी। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोध हुई और बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी बने थे। टी.टी. कृष्णामाचारी, इनका नाम याद कर लीजिए। ये लोग कहाँ से कौन से क्या करते थे और क्या थे मंत्रिपरिषद में। तो 1899 में जन्म हुआ था, 1974 में इनकी डेथ हुई थी। और तमिलनाडु प्रारूप कमेटी के सदस्य थे, उद्यमी और कांग्रेसी नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री भी थे। संविधान सभा, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप संविधान सभा, ये है राजेंद्र प्रसाद, इनको कौन नहीं जानता है। 1884 में इनका जन्म हुआ था, 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो संविधान सभा क्या है? तो फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में बहुत संक्षेप में कुछ जानकारियाँ दी जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं। तो ठीक है, कुछ चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव हुए थे, है ना। कब हुए थे चुनाव? 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। कितने थे लिखने वाले सदस्य? 299। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया। ये क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं ना, संविधान सभा का काम कब पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसमें कितने सदस्य? 299। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? तो ठीक है, हमने पहले ही एक कारण जिक्र किया कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहाँ के सभी सामाजिक समूहों, राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। तो ठीक है, तो आगे देखते हैं। कई देशों में संविधान पर वह कागज़ का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता है। हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों में संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव जो है मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश में तो इस सभा के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे
अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए होता, तब भी इसका स्वरूप काफ़ी कुछ इसी तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया, वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधन पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ कहा गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली डिबेट्स नाम से द्वारा मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। तो ठीक है, यहाँ पर जयपाल सिंह के बारे में दिया गया है। 1903 से 1970 इनका जन्म और मृत्यु का डेट दिया है। जन्म झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक भी बने। और एच.जी. मुखर्जी जो थे, ये उनका जन्म बंगाल में हुआ था और संविधान सभा के उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता और ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य और बाद में बंगाल के राज्यपाल बने। और जी. दुर्गाबाई देशमुख 1909 से 1981, जन्म जो है आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक और कांग्रेस की सक्रिय नेता और बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष भी बनी। तो आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ बलदेव सिंह के बारे में दिया है, जो जिनका जन्म हरियाणा में हुआ था और सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता थे और संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने। और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जो है, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। वकील, इतिहासकार और भाषाविद थे और कांग्रेसी नेता और गांधीवादी थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे और शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक बने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य के बारे में। इस किताब में हम विभिन्न विषयों पर संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। अभी हम यही जानने की कोशिश करें कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है। यह काम हम 2 तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है, उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आइए इस पर हम बारी-बारी से गौर करें। ठीक है, तो भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अम्बेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती, इस बारे में उनके विचार थे। तो सपने और विचार दूसरों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी और उनके नजरिए की कटु आलोचना की। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। तो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो सभी जानते हैं। ये मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक और जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी थे। बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बने। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जन्म उत्तर प्रदेश, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेस नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोध के पक्षधर थे और बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। सोमनाथ लाहिड़ी जो थे, 1901 से 1984, जन्म पश्चिम बंगाल, लेखक और संपादक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य बने। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन काल में कब तक समानता को नकारते रहेंगे?
अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। आइए आखिर 15 अगस्त में आइए हम 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में दिए जवाहरलाल नेहरू के भाषण को याद करें, तो उन्होंने क्या भाषण दिया था? वर्षों पहले हमने अपनी नीति के साथ साक्षात्कार किया था और अब वक्त आ गया है कि हम अपने वायदों पर अमल करें, पूरी तरह या हर तरह से नहीं तो काफी हद तक। घड़ियां जब ठीक मध्य रात्रि का घंटा बजाएंगी, जब सारी दुनिया सोती होगी, तब भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, आजाद होगा। इतिहास में कभी कभार ही सही पर एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब हम पुराने को छोड़कर नए में प्रवेश करते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब लंबे समय से किसी राष्ट्र की दबी हुई आत्मा स्फुटित होती है, आवाज पाती है। ऐसे पवित्र क्षण में हम अपने आप को भारत और उनके लोगों तथा उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित करें। यही हमारे लिए उचित है। आजादी और सत्ता जिम्मेवारियां लाती हैं। भारत के संप्रभु लोग प्रतिनिधित्व करने वाली इस संप्रभुता संपन्न सभा के ऊपर अब जिम्मेवारी है। आजादी के जन्म से पूर्व हमने पूरी प्रसव पीड़ा झेली है और इस क्रम में हम हुए दुख से हमारा दिल भारी है। इससे कुछ दर्द अभी भी बने हुए हैं, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है और भविष्य हमें सुनहरे संकेत दे रहा है। यह भविष्य बहुत आराम करने या सुस्ताने का नहीं, बल्कि वायदों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करने का है, जिन्हें हमने अक्सर किया है। और एक शपथ आज हम सभी लेंगे, भारत की सेवा करने का अर्थ दुख और परेशानी में पड़े लाखों करोड़ों लोगों की सेवा करना। इसका अर्थ है कि दरिद्रता का, अज्ञान और बीमारियों का अवसर ही असमानता का अंत है। हमारे युग के महानतम आदमी की कामना हर आंख से आंसू पोंछना ही है। संभव है यह काम हमारे भर से पूरा ना हो पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू कष्ट हैं, तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। सोमनाथ लाहिड़ी 1901-1984 जन्म पश्चिम बंगाल, लेखक और संपादक, भारत कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य थे। तो ठीक है, आगे संविधान का दर्शन देखेंगे। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमें इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी। संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत का एक प्रस्तावना के साथ करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे दुनिया में शामिल मतलब प्रस्तावना शामिल किया गया हमारे देश से इंस्पायर होके, जिससे पूरे संविधान का निर्माण हुआ। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इससे भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। तो क्या है ये प्रस्तावना? हम भारत के लोग भारत को समाजवादी, प्रभु संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथ निरपेक्ष, न्याय और गणराज्य सब है ना, तो यहाँ पर है। तो इसमें सबका अर्थ दिया है। हम भारत के लोग भारत को मतलब भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। दूसरा है समाजवादी। समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। प्रभु संपन्न मतलब लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। पंथ निरपेक्ष मतलब नागरिकों को किसी भी धर्म के मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। गणराज्य और लोकतांत्रिक मतलब सरकार एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों का समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। न्याय क्या है? नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और गणराज्य क्या है? शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का होगा। स्वतंत्रता क्या है? नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों को किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है।
समता क्या है? कानून की समझ सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानता को समाप्त होना होगा और सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुत्व क्या है? हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। तो ये प्रस्तावना याद कर लीजिए। प्रस्तावना क्या है? भारत का संविधान है, उद्देशिका जिसे बोलते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी और यहाँ पर मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो संस्थाओं का स्वरूप क्या है? संविधान सिर्फ मूल्य और दर्शन का बयान भर नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश करते हैं। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसके नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की जरूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, अस्थायी और न बदलने जाने सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने बदलाव को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर आप संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा, फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बताता है जिसके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन किस बारे में फैसला लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देता है, सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय करता है। इससे आगे नहीं कि सरकार इससे आगे कोई नहीं बढ़ सकती है। पुस्तक के शेष 3 अध्याय जो आगे आप पढ़ेंगे भारतीय संविधान के इन्हीं पक्षों के बारे में है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये लेसन खत्म होता है। कुछ इसमें शब्द दिए हैं जिसके अर्थ बताए गए हैं, इसको आप देख लीजिए। जैसे रंग भेद क्या है? दक्षिण अफ्रीकी सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था को रंग भेद कहते हैं। धारा क्या है? किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद धारा कहलाता है। संविधान क्या है? देश का सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। संविधान संशोधन क्या है? देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव है। संविधान सभा क्या है? जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम करती है। प्रारूप क्या है? किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है। दर्शन क्या है? किसी सोच काम को दिशा देने वाले सबसे बुनियादी विचार हैं। प्रस्तावना क्या है? संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान की बुनियादी मूल्यों की अवधारणा को स्पष्ट ढंग से कहता है। देशद्रोह क्या है? देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध होता है। तो ठीक है, चैप्टर नहीं खत्म होता है। यहाँ पर आपका होमवर्क है जिसे आप कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। वैसे तो कोई आंसर देता नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी है, आप दीजिए ना दीजिए, इट्स योर फॉल्ट। बिकॉज अगर नहीं देंगे आंसर या आंसराइज नहीं करेंगे तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्वेश्चन जो है यही है, स्वतंत्रता के बाद देश के लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो इसमें गलत सही बताना है और दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब मिलान करना है। तो आप बताएंगे इसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।